हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय तिवारी आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार तिवारी सर साइंस में स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस में जो हमारा टॉपिक चल रहा था अणु और परमाणु, एटम और मॉलिक्यूल। तो उसका सेकंड पार्ट लेके आया हूं जिसमें हम पढ़ेंगे नाभिक के बारे में। हमने पढ़ लिया था, जो भी नाभिक से क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन हमने जान लिए थे। तो पार्ट 1 जरूर देख लेना अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है, क्योंकि उसमें मैंने आपको इस टॉपिक का सिलेबस बताया था कि एटम और मॉलिक्यूल में क्या क्या पढ़ना है, हमें किस सीक्वेंस में पढ़ेंगे। उसके बाद हमने चैप्टर को स्टार्ट किया था। तो ये सेकंड पार्ट है, इसमें हम पढ़ेंगे। आपको मैंने बताया था कि जो अणु होता है फिर जो परमाणु होता है कि किसी पदार्थ का वह सूक्ष्म कण होता है जिसको और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे बोलते हैं हम परमाणु, ठीक है, या एटम। अब हम बात करते हैं कि जो परमाणु होता है उसका एक नाभिक होता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और उसके चारों ओर कक्षक होते हैं या कक्ष होते हैं, है ना, जिनको ऑर्बिट या ऑर्बिटल कहा जाता है। वहां पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कक्ष और नाभिक, इन पांचों के बारे में अगर आप जान लोगे तो ऑटोमेटिक हम परमाणु के बारे में सब कुछ समझ लेंगे। जितने क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं से आते हैं। तो एक एक करके हमने नाभिक के बारे में सारे क्वेश्चन जान लिए थे। अब हम जानेंगे ऑर्बिट या ऑर्बिटल के बारे में, ठीक है। तो कक्ष क्या होता है, जिसको ऑर्बिट बोलते हैं और ऑर्बिटल भी कहा जाता है। तो अभी हम बात करते हैं ऑर्बिट या कक्ष की। इसके बारे में बस आपको इतना समझना है कि जो कक्ष होता है, आपको बताया था कि क्लासेस टाइप की होती हैं। जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि जो परमाणु है, परमाणु का केंद्र यहाँ पर है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है अंदर, ठीक है। ये परमाणु का नाभिक है, ठीक है। नाभिक के चारों ओर क्या है, ये कक्ष है जहां पर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो यहां से बस आपको क्या क्वेश्चन बन सकता है कि जो कक्ष होते हैं इनके नाम दिए गए। कुछ कुछ नाम कैसे दिए, जैसे पहला कक्ष जो है उसका नाम हो गया के से स्टार्ट है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि के से स्टार्ट होते हैं, KLMNOP, ठीक है, ऐसा किया गया। तो पहला कक्ष का नाम दे दिए के, दूसरे का L, KLMNOP। इस टाइप के एक कक्ष होते हैं और इसी टाइप के होते हैं पूरे सर्किल। ऐसा बनाना है चारों तरफ, मैंने ऐसा बना के छोड़ दिया। अब ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि किस कक्ष में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालते कैसे हैं वो हम देखेंगे। जो पहला कक्ष होता है उसका नाम दिया गया है के, और उसमें मैक्सिमम अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है, तो 2। इसमें हो सकती है 2, L में 8, M में 18, N में 32, O में 50, P में 72। अब ऐसे बहुत सारे हैं, आपको कैलकुलेट करना सिखा दूंगा मैं कि कौन सा फॉर्मूला लगता है कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बस आपको एक चीज याद रखना है कि के से स्टार्ट होते हैं, मतलब पहला कक्ष होता है के। अगर पहला कक्ष के है तो दूसरा L हो जाएगा। इस टाइप से आप सीक्वेंस में आप पता कर सकते हो कि n का मान कितना है। पहला कक्ष है तो n का मान 1 हो जाएगा। अब n क्या है वो देखो, यहाँ पर किसी भी कक्ष में अधिकतम, किसी भी कक्ष या कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 2n²। तो आपको एक फॉर्मूला लिखना है कि कक्षों में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, या किसी भी कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, आप बोलोगे किसी भी कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 2n²। कितनी होती है, 2n²। अब इसमें आपको ये चीज याद रखना है कि 2n², जहां n क्या है, कक्ष की संख्या और नंबर ऑफ ऑर्बिटल। तो आप बोलोगे 2n² होती है, जहां n जो है, n बराबर है नंबर ऑफ ऑर्बिटल या नंबर ऑफ ऑर्बिट, है ना। नंबर ऑफ ऑर्बिट कह दो या नंबर ऑफ ऑर्बिटल कह दो, कंफ्यूज मत होना। यहाँ ऑर्बिट मतलब होता है कक्ष, लेकिन चलो एक चीज और समझ लो, n² में हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिट का मतलब होता है कक्ष और ऑर्बिटल का मतलब होता है कक्षक, ठीक है। तो कक्ष का मतलब ऑर्बिटल और कक्ष मतलब ऑर्बिट, एक ही चीज है। यहाँ n² होता है, यहाँ n होता है। हमें ये चीज नहीं समझना है, क्योंकि हुआ क्या था कि पहले जब परमाणु की खोज हुई थी तो ऐसा माना गया था कि जो इनमें अंतर क्या है, इनमें अंतर वही है 2D और 3D वाला। जैसे आपके मैं बोलूं, बताइए वृत्त और जो स्फीयर होता है, गोला जिसे बोलते हैं, तो वृत्त और गोला, सर्किल और स्फीयर में क्या अंतर है। सेम आप बोलोगे कि एक होता है 2D डायग्राम, कि जैसे मैंने ऐसा सर्किल बना दिया, एक रिंग टाइप की है, ठीक है, तो ये क्या है, ये वृत्त है या सर्किल है। लेकिन अगर मैं बॉल बोल दूं, बॉल टाइप की है, तो उसको क्या बोलेंगे, स्फीयर बोलेंगे, या फिर हम बोलते हैं गोला। ऐसे इनमें अंतर है कि पहले जो कक्ष जो ऑर्बिट थे उनको माना गया था कि जो परमाणु होता होगा उसके चारों छल्ले टाइप के होते होंगे ऑर्बिट, लेकिन बाद में पता चला वो छल्ले नहीं होके वो एक गोलाकार होते हैं, गोलाकार आकृति होती है, इसलिए उसको बोलने लगे ऑर्बिटल या कक्षक। तो इनसे क्वेश्चन नहीं बनते, जहां जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं वो देखो आप डायरेक्ट, ठीक है। तो n बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट।
तो यहाँ पर आपको एक टेबल बना के देखो और आप बना लोगे पूरा सारे के सारे। यहाँ पे कक्ष लिख सकते हैं कि कौन सा कक्ष है, ऑर्बिट, और यहाँ पे लिख सकते हो कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन है उस कक्ष में, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब देखो यहाँ पर मैंने माना कि कक्ष पहला कक्ष है, ठीक है, कक्ष है के कक्ष में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, के एल एम एन ओ पी क्यू, ऐसे आप आगे भी कर सकते हो। तो के, तो आप बोलोगे के मतलब है पहला कक्ष है कि एन का मान रख देंगे 1, जब एन का मान 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 हो जाएंगे। अगर हम बात करें एल कक्ष की कि एल कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आप बोलोगे एन का मान रख देंगे यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यहाँ पर देखो मैंने 8 इलेक्ट्रॉन रखे थे एल कक्ष में या सेकंड कक्ष में, बात एक ही है। ऐसे आप बोल सकते हो एम के लिए, एम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे अधिकतम, तो एम कक्ष बोल सकते हैं या फिर तीसरा कक्ष बोल सकते हैं, क्योंकि के से स्टार्ट होते हैं तो के एल एम थर्ड आ जाएगा। तो यहाँ 3 3 9 दूनी 18, टोटल कितने हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन। अगर हम चौथी कक्ष की बात करते हैं एन के लिए तो एन बराबर 4 रखेंगे, 4 चौको 16 दूनी 32 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे मैक्सिमम। ऐसे अगर हम पांचवी कक्ष की बात करते हैं तो 25 दूनी 50 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, जो कि आप सामने देख रहे हो, मैंने डायरेक्ट भी लिख दिया था पहले। ऐसे अगर P की बात करते हैं तो P मतलब n बराबर 6, तो 6 36, 36 दूनी 72 हो जाएगा। अगर हम Q की बात करते हैं तो Q बराबर 7, 7 49, 49 दूनी 98 हो जाएगा शायद, है ना, 49 इंटू 2, हाँ ठीक है। तो इस टाइप से आप किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो आप कैलकुलेट कर सकते हो बड़े आराम से। क्या, 2n स्क्वायर, किसी भी कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 2n स्क्वायर, जहां n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, कक्ष की संख्या, कौन से नंबर का कक्ष है वहां रख दो, यहाँ पर स्क्वायर करके 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा ये आंसर आ जाता है। तो यहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। तो कक्ष से संबंधित ये याद रखना है कि कक्ष कैसे होते हैं, जो परमाणु का नाभिक होता है उसके चारों कक्ष होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और किस कक्ष में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकते हैं वो आप बता सकते हो कि जो कक्ष है पहला कक्ष है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं आ सकते। दूसरा कक्ष जो है वो एल है, उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकते हैं। तीसरा कक्ष है एम, उसमें मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकते हैं। इस टाइप से आपको मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन किस कक्ष में चक्कर लगा सकते हैं ये आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट बात हम करते हैं यहाँ पर एक चीज और, जो मैंने आपको कल बताई थी, आपको याद भी होगी। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं जहां पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो पहला क्वेश्चन परमाणु के बारे में बताता हूँ, यहाँ नाभिक के बारे में, जो मैंने कल बताया था आपको। मैंने कल बताया था कि जो नाभिक होता है, नाभिक की त्रिज्या जो होती है वो 1 फर्मी होती है, 1 फर्मी, या मीटर में हम बोलेंगे तो 10⁻⁻15 मीटर। तो आप बोलोगे जो नाभिक की त्रिज्या होती है, जो नाभिक होता है परमाणु का नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो कितनी होती है, तो आप बोलोगे 10⁻⁻15 मीटर, या फिर हम बोल सकते हैं 1 फर्मी। तो रेडियस ऑफ जो नाभिक होती है, नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, तो 10⁻⁻15 मीटर या 1 फर्मी होता है। ऐसे हम बात करें, अगर परमाणु की नाभिक की बात होगी, अगर हम परमाणु की बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं एटम, तो अगर हम परमाणु की बात करें कि परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, तो आप बोलोगे 10⁻⁻10 मीटर, जिसको हम बोलते हैं मीटर में कितना है, 10⁻⁻10 मीटर। अगर हम बात करें एंगस्ट्रम में तो हम 1 एंगस्ट्रम बोलेंगे। तो दोनों में कंफ्यूजन देखो क्या क्या है। यहाँ पर एक कंफ्यूजन होता है जो बार बार क्वेश्चन आता रहता है, यहाँ दोनों में क्या क्या समानता है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो अभी मैंने यहाँ पर एक परमाणु बनाया है, ऊपर देखो दिख रहा होगा थोड़ा सा, ये परमाणु में जो केंद्र में है ये है नाभिक। ये क्या है, एक केंद्र में जो बना हुआ है वो है नाभिक। अगर हम नाभिक की त्रिज्या की बात करें तो मतलब जिस पूरे परमाणु के बीच वाले पार्ट की इतने की बात कर रहे हैं कि इतने का मान कितना है, तो नाभिक का मान कितना होता है, आप बोलोगे नाभिक की जो रेडियस होती है, परमाणु की नाभिक की त्रिज्या होती है वो होती है 10⁻⁻15 मीटर। अगर मीटर में बोलोगे तो आप बोलोगे 10⁻⁻15 मीटर, और अगर हम बोल देंगे उसमें तो बोलेंगे 1 फर्मी। क्या बोलोगे, 1 फर्मी होता है, FERMI, ऐसा ही बोल सकते हो 1 फर्मी, ठीक है। तो मीटर में 10⁻⁻15 मीटर, या फिर फर्मी में बोलेंगे तो 1 फर्मी, ठीक है। ऐसे परमाणु की अगर त्रिज्या पूछ ले, परमाणु मतलब ये पूरा परमाणु मान लेते हैं यहीं तक खत्म हो गया, ये इतना नहीं है आगे, है ना, तो हम बोलेंगे इत की बात कर रहे हैं, तो ये ज्यादा है, ये ज्यादा हो गया। परमाणु की त्रिज्या जो होती है वो ज्यादा होनी चाहिए नाभिक की त्रिज्या से, क्योंकि परमाणु की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या, नाभिक तो परमाणु के अंदर होता है तो परमाणु की त्रिज्या ज्यादा होगी। तो आप समझ सकते हो यहाँ 10⁻⁻15 मीटर है, ये मत समझना 15 ज्यादा है 10 कम है। यहाँ पे अगर परमाणु की त्रिज्या पूछी जाए आपसे कि बताइए किसी भी परमाणु की या एटम की रेडियस कितनी होती है, तो आप बोलोगे परमाणु की त्रिज्या होती है 10⁻⁻10 मीटर। यहाँ 10⁻⁻15 मीटर है,
जो नाभिक में है, नाभिक की त्रिज्या में, तो याद रखना जो नाभिक की त्रिज्या में 10⁻⁻15 मीटर एक कम है। देखने में ज्यादा लग रहा है -15 है, लेकिन वो कम है इसके कंपैरिजन। तो हम बोलेंगे परमाणु की त्रिज्या 10⁻10 मीटर, इसका मतलब हो गया 1 एंगस्ट्रॉम। कितना एंगस्ट्रॉम होता है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए किसी नाभिक की त्रिज्या का मात्रक क्या है, वैसे तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि मात्रक क्या है तो आप बोलोगे परमाणु की त्रिज्या का मात्रक पूछे तो एंगस्ट्रॉम बोलोगे, और अगर नाभिक की त्रिज्या का मात्रक पूछे तो आप बोलोगे फर्मी। 1 एंगस्ट्रॉम परमाणु की त्रिज्या, एक फर्मी नाभिक की त्रिज्या। मीटर में अगर आता है ऑप्शन, मीटर में दिए रहते हैं तो आप बोलोगे 10⁻15 मीटर है तो नाभिक है, नाभिक की त्रिज्या है, और 10⁻10 मीटर है तो हो जाएगा आपका पूरा परमाणु। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये पूरा हो गया कंप्लीट। तो इन दोनों में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और एक चीज और पूछा था कि परमाणु सिद्धांत किसने दिया, तो आपको अगर क्वेश्चन आया कि परमाणु सिद्धांत किसने दिया तो जॉन डाल्टन, आपको याद रखना है। यहां पे लिख देता हूं मैं परमाणु के बारे में, जॉन डाल्टन। परमाणु सिद्धांत जो दिया था परमाणु के बारे में, परमाणु सिद्धांत का मतलब है परमाणु के बारे में इन्होंने ही बताया था कि परमाणु कैसा होता है। बीच में नाभिक, सबसे पहले केंद्र में नाभिक होता है, उसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, उसके चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। जितना आवेश प्रोटॉन पर होता है उतना ही आवेश इलेक्ट्रॉन पर होता है। इलेक्ट्रॉन पर निवेश जो आवेश होता है वो नेगेटिव टर्म में होता है, जबकि प्रोटॉन में पॉजिटिव टर्म में। और न्यूट्रॉन जो होता है वो कैसा होता है, उदासीन होता है। तो ये सब चीजें जो फिनोमिना बताई, इसका स्ट्रक्चर जो समझाया वो बताया था परमाणु सिद्धांत में। और परमाणु सिद्धांत किसने दिया था तो जॉन डाल्टन ने दिया था। तो परमाणु के बारे में दोनों चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि पहला, परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है 10⁻10 मीटर या 1 एंगस्ट्रॉम। परमाणु का आकार का मात्रक क्या होता है तो परमाणु के आकार का मात्रक होता है एंगस्ट्रॉम। परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, परमाणु सिद्धांत दिया था जॉन डाल्टन ने। परमाणु होता क्या है, किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसको और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता परमाणु कहलाता है। परमाणु किससे मिलकर बना होता है तो परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जैसे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं कक्षकों में, ठीक है। इन पर कितना कितना आवेश होता है वो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, कक्ष के बारे में इतनी जानना है बस। अब बचे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो इनसे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम देख लेते हैं अभी के अभी। अब देखो, मैं जो समझता हूं कि जल्दी याद हो जाते हैं टेबल की फॉर्म में, इसलिए मैं टेबल बनाने की कोशिश करता हूं जिसमें टेबल बन सकती है। तो इसमें टेबल बन सकती है, हमें क्या देखना है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इनके बारे में आपको लगभग 9 क्वेश्चन याद करने हैं, 9। और कुछ इनकी बेसिक टर्म भी हैं, जैसे पॉजिट्रॉन होता है तो वो क्या होता है उसके बारे में भी पढ़ लेंगे हम यहीं पे। तो इनकी खोज किसने की थी, आवेश किसका कितना है और द्रव्यमान कितना है, यहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है। और एक क्वेश्चन एक बार ऐसा आया था जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, क्वेश्चन है तो बहुत सिंपल लेकिन पता नहीं है उन लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड। कैसा कि बताइए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इनको बढ़ते हुए द्रव्यमान के क्रम में लगाइए। अब देखो कितने इंपॉर्टेंट पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, केमिस्ट्री की जान है ये, हम जानते हो कि इनके बारे में तो है ना क्वेश्चन बनते ही रहते हैं। तो ये पता होना चाहिए कि किसका मास कम होता है किसका मास ज्यादा होता है। इनके बढ़ते हुए सीक्वेंस में या घटते हुए सीक्वेंस में अगर पूछा जाए तो आपको बताना आना चाहिए कि हाँ कि इसका सबसे ज्यादा है द्रव्यमान, इसका सबसे कम है, फिर इसका इस टाइप से आपको एक सीरीज पता होना चाहिए। तो एक एक करके हम जानेंगे, ये सारे क्वेश्चन आपके आज से कोई भी क्वेश्चन इनसे संबंधित है आपसे बन जाएगा, और बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ेंगे हम, बहुत ज्यादा डिटेल में भी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं खोज के बारे में। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की तो आपने एक जे थॉमसन होते हैं, एक लाइन पढ़ी होगी कि देखो यहाँ पर मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि एक बात, यहाँ पे एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, ईंट पर नाचे, ईंट पर नाचे, यहाँ दिख नहीं रहा है, ईंट पर नाचे, ई से इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर ईंट पर नाचे, ई से इलेक्ट्रॉन, टा से हो जाएगा थॉमसन, पर पा से प्रोटॉन, रा से रदरफोर्ड, नाचे, ना से न्यूट्रॉन और चा से चैडविक। तो ये याद कर सकते हो आप डायरेक्ट एक सेंटेंस से। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है, देखो यहाँ पर मैं बताता हूँ, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की तो आप बोलोगे जे थॉमसन, जे थॉमसन। तो याद रखना जे थॉमसन ने किसकी खोज की, इलेक्ट्रॉन की। अगर हम बात करें प्रोटॉन की खोज किसने की तो मैंने बोला ईंट पर नाचे, लेकिन रदरफोर्ड, यहां पर आपको 2 चीजें याद रखनी है, एक तो गोल्डस्टीन, एक रदरफोर्ड। यहां पे कंफ्यूजन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, गोल्डस्टीन और दूसरे कौन से, रदरफोर्ड। और यहां पे देखो न्यूट्रॉन की, ईंट पर नाचे, ना से न्यूट्रॉन, चा से चैडविक। तो इसमें आपको क्या याद रखना है इसको समझो। यहां पर अगर पूछा था कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की तो आप बोलोगे जे थॉमसन। और किससे याद कर सकते हो, जो मैंने अभी बताया आपको, ईंट पर नाचे, ईंट पर नाचे, कोई व्यक्ति ईंट पर नाच रहा है तो ई से इलेक्ट्रॉन, टा से थॉमसन या थॉमसन कह सकते हो, ठीक है।
यहाँ पे पर से, पास से प्रोटॉन, रा से रदरफोर्ड। लेकिन रदरफोर्ड ने नाम दिया है, क्या है, नाम दिया है, याद रखना। ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है, बार बार क्वेश्चन गलत हो जाता है। पूछा था कि प्रोटॉन की खोज किसने की, लोग बोलते हैं रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन की खोज की है गोल्डस्टीन ने, जबकि प्रोटॉन को प्रोटॉन जो नाम देने का काम किया है वो किया है रदरफोर्ड ने। तो प्रोटॉन को नाम किसने दिया, रदरफोर्ड ने, और प्रोटॉन की खोज किसने की, गोल्डस्टीन ने। बिल्कुल याद रखना, खोज की गोल्डस्टीन ने, ये नाम दिया है रदरफोर्ड ने। यहाँ खोज वाले हैं तीनों, एक खोज वाले हैं ऊपर वाले। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक। ठीक है, अगर हम आवेश की बात करते हैं तो आपको मालूम होगा कि न्यूट्रॉन जो होता है वो उदासीन कण होता है, इस पे कोई भी आवेश नहीं होता है, इसका आवेश होता है 0। लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे आवेश जो होता है वो समान होता है, बिल्कुल सेम आवेश रहेगा, लेकिन एक पे रहता है पॉजिटिव में और एक धनात्मक, एक पे रहता है ऋणात्मक। जैसे प्रोटॉन है तो प्रोटॉन पे जैसे आप कह सकते हो पास से प्रोटॉन, पास से पॉजिटिव, तो इस पे जो आवेश रहता है वो धनात्मक रहता है, जबकि इस पे रहता है ऋणात्मक। कितना रहता है, 1.6, आप ऐसे याद करो इसको, 1.6 10⁻⁻19, तो 16 19 से याद कर लो, क्या होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम में याद रखना है। ये आवेश है तो आवेश का मात्रक SI मात्रक, MKS मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश का कूलाम। तो इलेक्ट्रॉन पे है इसलिए नेगेटिव हो गया, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। अगर प्रोटॉन की आवेश की बात करें तो आप बोलोगे प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो इस पे आवेश कितना रहेगा, 0। इतना आपको याद रखना है, 0। 1.6 10⁻⁻19 कूलम, 1.6 10⁻⁻19 कूलम, सेम मैग्नीट्यूड सेम रहता है, बस इस पे कैसा रहता है ये आप बोल सकते हो, इसका जो पॉजिटिव और नेगेटिव का अंतर रहता है। अब हम बात करते हैं मास की या द्रव्यमान की। तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है और थोड़ा सा डिफरेंट, मान लो ये कि मैं आपको थोड़ा सा अलग बताऊंगा एक पॉइंट, जो आपको लगता होगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ऐसा बुकों में भी लिखा रहता है कि जो द्रव्यमान होता है वो इन दोनों का समान होता है। आपको ऐसा लिखा रहता है कि आवेश इन दोनों का समान रहता है और जो द्रव्यमान होता है वो इन दोनों का समान रहता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस रहता है इनमें। क्या क्या रहता है, अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो आपको याद रखना है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, ऐसा याद करना है। तो इलेक्ट्रॉन की बात करें तो आप क्या बोलोगे, 9.1 गुणा 10⁻⁻31 किलोग्राम। अगर हम बात करते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, तो आपको बिल्कुल थोड़ा सा याद रखना है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। 1.7 तो आपने पढ़ा होगा, तो आप क्या अंतर रखना है, देखो यहां पर हम बात कर रहे हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इसमें बिल्कुल इतना याद रखना है कि 1.67, एक में है 2, एक में है 4। अगर हम बात करते हैं न्यूट्रॉन, तो इसका द्रव्यमान सबसे ज्यादा होता है न्यूट्रॉन का, कितना होता है 1.674 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और अगर हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की, अगर हम बात करते हैं प्रोटॉन की, तो आप बोलोगे 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो यार, देखो यहाँ पे, यहाँ 72 लिखा है, यहाँ 27 लिखा हुआ है ना, यहाँ क्या लिखा 1.672 इंटू 10⁻⁻27, यहाँ 72 है, यहाँ 27 है पावर में। तो बस आपको क्या याद करना है, यहाँ पर 1.67 गुणा 10⁻⁻27, 10⁻⁻27 दोनों में सेम है, किलोग्राम में है। बस यहाँ पे 1.672, 1.674 ये सब कुछ सेम है, पावर भी सेम है, और यहाँ पर स्टार्टिंग के 3 डिजिट जो है 1.67 वो भी सेम है। बस 1.67 यहाँ पे आ जाता है 2 और यहाँ पे आ जाता है 1.674, तो ये आपको याद रखना है। अब अगर द्रव्यमान का पूछा जाता है कि बताइए इनको बढ़ते हुए द्रव्यमान या घटते हुए द्रव्यमान के क्रम में लिखिए, तो सबसे ज्यादा जो द्रव्यमान रहेगा वो रहेगा न्यूट्रॉन का, फिर रहेगा प्रोटॉन का और फिर रहेगा इलेक्ट्रॉन का। ये आप याद रखना, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये सिंबल होता है ज्यादा का, सबसे ज्यादा सिंबल है न्यूट्रॉन का, सबसे ज्यादा द्रव्यमान है न्यूट्रॉन का, फिर प्रोटॉन का, फिर इलेक्ट्रॉन का। ये क्या है, द्रव्यमान है ना, तो आप बोलोगे द्रव्यमान का क्रम है ना, या मास के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं, या बढ़ते हुए क्रम में बोलेगा तो इसी को आप बढ़ते हुए क्रम में लिख सकते हो ऐसे, है ना, कि सबसे कम हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, फिर हो जाएगा प्रोटॉन का, और प्रोटॉन से भी ज्यादा हो जाएगा न्यूट्रॉन का। ये ऐसे भी आप लिख सकते हो इनको, ठीक है। तो बस याद रखना, आप देख सकते हो कि जो अगर पावर माइनस में है तो जितनी ज्यादा घात होती है उतना कम होता है। यहाँ पे माइनस के 31 है, तो ये मत समझना ये ज्यादा है, ये द्रव्यमान ज्यादा नहीं, ये बहुत कम है। इनमें तो 27 है, इन दोनों पे सेम है, तो इन पे सेम है, तो मतलब ये समान हो सकते थे, लेकिन यहाँ पे 1.67 के बाद 4 आ गया, यहाँ पे 2 रह गया, तो सबसे ज्यादा आ गया न्यूट्रॉन पर मास द्रव्यमान। फिर न्यूट्रॉन के बाद हमने देखा, फिर तो सीधी बात है न्यूट्रॉन के बाद होगा प्रोटॉन और सबसे लास्ट में क्या होगा
इलेक्ट्रॉन। तो ये आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हो गए। परमाणु के बारे में जो परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, और परमाणु की त्रिज्या आकार का क्वेश्चन आता है तो वो भी मैंने बता दिया। तो परमाणु हो गए, नाभिक के बारे में क्वेश्चन हो गए, कक्ष के बारे में बता दिया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में बता दिया। तो ये जो नॉर्मल हमारा परमाणु से संबंधित जितनी क्वेश्चन आते हैं वो हो चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। तो इसके बाद बहुत मजेदार वीडियो लेके आने वाला हूँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, और सब लोग लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और बताना कैसा लगा वीडियो। थैंक यू।